गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर के सेशन में आज 29 नवंबर है, तो करंट अफेयर का सेगमेंट जो है लेकर हम आए हैं और देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, गगनयान मिशन के लिए चयनित किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्च व्हीकल सिलेक्टेड फॉर गगनयान मिशन? तो इसमें हमारे ऑप्शन गिवन है PSLV, GSLV, थर्ड LVM3 या SSLV। तो LVM3 इसको मानव रेटेड भी कहते हैं, मानव रोटेंड भी कहते हैं। ये पहला मिशन जो है लगभग 2027 के पहली तिमाही में, ठीक है, ये मिशन जो है गगनयान भेजा जाएगा जो मानव रहित रॉबर्ट व्योम मित्र ये नाम से जो है अंतरिक्ष में जो है मानव रहित रोबोट जो है मिशन ये गगनयान से जो है भेजा जाएगा। ये जो यान है ये 3 चरण में है, यानी ठोस, द्रव और तीसरा जो है एक क्रायोजेनिक चरण जो है इसमें भेजा जाएगा। और 2027 के लगभग की पहली तिमाही में इसको LVM3 नाम से जो मिशन वाहन के द्वारा जो है भेजा गया। नेक्स्ट, जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुकरण पहल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च जीनोम सीक्वेंसिंग इनिशिएटिव फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज? केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आंसर इसमें हमारा गुजरात है। तो यहाँ पहले हम देखें, जीनोम अनुक्रमण का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति की जो संपूर्ण आनुवांशिक कोड होता है, यानी किसी भी व्यक्ति का आनुवांशिक की कोड जानना, यानी वो फ्यूचर में किस तरह की एक्टिविटी करेगा, किस क्षेत्र में जो है ज्यादा प्रबल संभावना है उसको जानेंगे, तो उसी तरह का ट्रीटमेंट उसके साथ जो है किया जा सकता है या उसको जो है सुचारू रूप से संरक्षित किया जा सकता है। वो जो बेसिकली जीनोम अनुक्रमण होगा। ये जो पहल है जीनोम अनुक्रमण, ये जो आदिवासी व्यक्ति हैं वह जो आधुनिक विज्ञान है, ठीक है, आधुनिक विज्ञान है उसके मध्य जो है, यानी उसके मध्य एक सेतु का वर्क करेगा। सेतु मतलब ब्रिज की तरह जो कार्य करेगा, यानी दोनों चीजों को जो है एक किस्म से कहिएगा कि नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है हम कैसे जो आदिवासी व्यक्ति हैं उनके जीनोम को जो है संरक्षित कर सकते हैं, इस पर आधारित है। और ये सबसे पहले जो है बेसिकली गुजरात में शुरू किया गया, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इस राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष की शुरुआत की गई है? इन विच स्टेट हैज इंडिया फर्स्ट स्टेट लेवल डेडिकेटेड कोर्ट रूम फॉर शेड्यूल कास्ट रिलेटेड कास्ट बीन स्टार्टेड? पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ये देखिएगा तमिलनाडु में जो है 1989 में इसका ट्रायल किया गया था और 2019 में जो है मद्रास कोर्ट ने जो है इसमें सबसे पहले तमिलनाडु में जो है शुरू किया गया, ठीक है, तमिलनाडु में शुरू किया गया था। जनजातीय जो अनुसूचित जाति समुदाय है उससे मामलों के लिए जो है एक पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय जो है कक्ष शुरू किया गया है। अब ये पंजाब में भी शुरू होने वाला है। अब तक जो है तमिलनाडु, तो ये पंजाब में भी शुरू होने वाला है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? In which city will World Tennis League be hosted for first time in India? और ये बेसिकली ऑप्शन है हमारे पास पटना, पुणे, राजगीर, बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है ये किया जाएगा और ये 13 से जो है 20 दिसंबर 2025, यानी बेंगलुरु शहर जो है पहला शहर है जो इसको आयोजित करेगा। और ये SM कृष्णा, सॉरी ये 17 है, 17 दिसंबर से
एस एम कृष्णा जो स्टेडियम है उसमें जो है ये आयोजन होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंट कृत्रिम तैरता हुआ आइलैंड बना रहा है? विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड? और ये जो है ऑप्शन हमारे पास है भारत, चीन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया। चीन जो है ये पहला जो है फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट यानी वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड जो है विकसित कर रहा है, और ये वर्ष 2028 तक इसकी विकसित यानी डेवलप होने की उम्मीद है। इसमें लगभग 78,000 टन 1000 टन जो है वजन जो है इसका है, और इसमें लगभग 400 प्लस व्यक्ति पर डे जो है वर्क कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक अद्भुत है, और फ्लोटिंग जो है रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल न्यूक्लियर आइलैंड बने। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में सरकार से नागरिक G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाओं की पहुंच और सुविधा के बेहतर बनाने के लिए ये व्हाट्सएप ऐप पर जो है मीशा सेवा लॉन्च की है? इन विच स्टेट हैज मीशा सेवा सर्विस हैज बीन लॉन्च ऑन व्हाट्सएप टू इम्प्रूव एक्सेस टू G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। और ये जो है तेलंगाना में अभी जो है ये G2C यानी मीसा सेवा, ठीक है, मीसा सेवा जो है व्हाट्सएप पर जो है की गई है। साथ ही महाराष्ट्र ने भी जो है इसको शुरू कर दिया है। तो दो राज्य भारत में, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय डाक ने जैन जेड थीम पर आधारित पहला डाकघर जो है खोला? एट विच लोकेशन हैज इंडिया पोस्ट ओपन फर्स्ट जैन जेड थर्मल पोस्ट ऑफिस? IIT हैदराबाद, IIT रुड़की है ये, ठीक है, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी। तो IIT दिल्ली में जो है ये, IIT दिल्ली में जो है ये पहला जो है, दिल्ली में पहला जो है जैन जेड, ठीक है, थीम पर जो है आधारित डाकघर खोला गया है, ठीक है। वैसे बात करें अगर डाकघर की सिंपली, तो भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा डाकघर का नेटवर्क करता है, ठीक है। और भारत में अगर देखें तो 1764 में कलकत्ता में जो है यानी चेन्नई में जो है, चेन्नई में सबसे पहले यानी उस समय मद्रास जो है और पहला डाकघर खोला गया। 1766 में जो है कोलकाता में जो है दूसरा खोला गया था, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये IIT दिल्ली जो है इसका आंसर। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक डॉक्टर नगोजी ओकोंजी इवेला किस देश से संबंधित है? डॉक्टर नगोजी ओकोंजी इवेला डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग टू विच कंट्री? नाइजीरिया, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम। ये नाइजीरिया के हैं, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली पहले GATT था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक। उसके बाद ये 1 जनवरी 1995 से जो है बेसिकली क्या WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, ठीक है। और इसके जो महानिदेशक हैं वो नाइजीरियन हैं, नाइजीरिया के हैं, और डॉक्टर नागोजी ओकोंजी इवेला जो है वो इसके महानिदेशक। वर्तमान में इसके जो है सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देश जो है बेसिकली वो 164 है, और लास्ट जो है अफगानिस्तान बना था, अफगानिस्तान 2016 में, ठीक है। 2016 में जो है अफगानिस्तान 164वां इसका सदस्य बना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस किस देश से संबंधित है? डॉक्टर टेड्रोस
एडनॉन गेब्रोस, डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिलोंग टू विच कंट्री? तो WHO, ठीक है, इथियोपिया, ईरान, फिलीपींस, घाना। इथियोपिया से हैं, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय इसका जेनेवा में है, ठीक है। 194 जो है इसके सदस्य हैं, और 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई। भारत 12 जनवरी जो है 1948 से इसका जो है क्या है, सदस्य है, ठीक है। और 194 सदस्य जो है इसमें फिलहाल है। तो ये इथियोपिया से हैं, डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश से है? एंटोनियो गुटेरेस, द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, बिलोंग टू विच कंट्री? स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, मोरक्को। ये पुर्तगाल से हैं, और इनका जो है लगभग 8 साल का कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2026 तक होने की पूरी उम्मीद है। और अगर आप देखें सबसे लंबा काल अभी तक, सबसे लंबा जो कार्यकाल है अभी तक, वो विश्व में जो है 1953 से 61 तक बंग हैमरस्कोल्ड जो है, ये बंग हैमरस्कोल्ड जो है ये रहे थे 1953 से 1961 तक, ठीक है। हालांकि अभी अगर ये और भी अभी 17 से 22 तक थे, उसके बाद 22 के बाद इनका और चला तो 27 तक आई थिंक ये है। तो ये सबसे ज्यादा हो जाएंगे। फिर कौन? एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट सेगमेंट जो है हमारा ये ज्योग्राफी से संबंधित है। इसमें हमारे सेगमेंट में है वनस्पतियों का वर्गीकरण। ये भी काफी जो है एग्जाम पॉइंट से संबंधित, यानी एग्जाम पॉइंट है। इसमें काफी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे पहले इसमें अगर आप देखो जैसे ट्रायोफाइट है। ट्रायोफाइट जो है ये किस प्रकार की वनस्पति है? और ये जो वनस्पति है उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय जो ट्रायोफाइट है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास, क्षेत्र में वन व घास जो है प्रकार की वनस्पति है। तो ट्रायोफाइट कहते हैं जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास की वनस्पति होती है, ठीक है। दूसरा है हाइड्रोफाइट। ये जल की जो है, जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली जो वनस्पति है, उगने वाली वनस्पति है, उसको बेसिकली हाइड्रोफाइट कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं? जो जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति होती है उसको कहते हैं। तीसरा हाइग्रोफाइट है। ये हाइग्रोफाइट इस प्रकार की वनस्पति जो होती है जो बेसिकली अधिक आर्द्रता वाले, ठीक है, अधिक आर्द्रता वाली जो वनस्पति होती है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? हाइग्रोफाइट में रखते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। जीरोफिटिक जो होती है, जीरोफिटिक जो है इनको लवणोद्भिद भी कहते हैं, ठीक है, या मरोद्भिद भी कहते हैं, मरोद्भिद भी कहते हैं, ठीक है। जो बेसिकली मरुस्थल में उगने वाली होती है, मरुस्थलों में उगने वाली जो है वनस्पति होती है, उगने वाली वनस्पति, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती है वो नीडल्स बन जाती है, जैसे कैक्टस हो गया, ठीक है, बेर हो गया, ठीक है। और भी वनस्पति हैं जो बेसिकली जीरोफाइटिक में आती हैं, जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज्यादा उगती है, उनको हम जीरोफिटिक वनस्पति कहते हैं। मेसोफाइट जो होती है ये शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पति है। शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पति जो है वो मेसोफाइट कहलाती है। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पति मेसोफाइट जो है कहलाती है, ठीक है। उसके बाद जो क्रायोफाइट है ये शीत कटिबंधीय टैगा टाइप भी है ये, और इसमें लाइकेन और मॉस आता है,
लाइकेन और मॉस जो है ये बेसिकली क्रायोफाइट वनस्पति यानी शीत कटिबंधीय, जिसको टुंड्रा वनस्पति, सॉरी, इसको टुंड्रा वनस्पति शीत कटिबंधीय टुंड्रा, जिसमें लाइकेन और मॉस आता है, यानी शीत कटिबंधीय जिसको क्रायोफाइट कहते हैं, लाइकेन और मॉस आता है। हैलोफाइट जो नमकीन वनस्पति होती है, नमकीन जो वनस्पति होती है, ठीक है, नमकीन वनस्पति में कौन सी आती है, जैसे मैंग्रोव हो गया, ठीक है, और ये सुनामी के समय जो है तटीय क्षेत्रों की काफी जो है मैंग्रोव के वन, जैसे भारत में बात करें तो लगभग 3 से 5% वन पाए जाते हैं, वो भी ज्यादातर सुंदरवन में, जो पश्चिम बंगाल है उसमें भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लियोफाइट है, ये कठोर चट्टानों पर जो है, कठोर चट्टानों पर जो उगने वाली वनस्पति होती है उसको कहते हैं। तो ये एक प्रकार से वनस्पति का वर्गीकरण है। एग्जाम में इनसे संबंधित जो प्रश्न है काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। नए सेगमेंट पे देखते हैं हम। नया सेगमेंट है आज हमारा हिस्ट्री में जो सेगमेंट है वो है बंगाल पर अंग्रेजों का जो है आधिपत्य, और उसमें पहला आता है, जैसे बंगाल का जो स्वतंत्र शासक था वो बेसिकली मुर्शिद कुली खां था, ठीक है। उसने राजधानी अपनी जो है ढाका से जो है मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की, ठीक है। मुगलों को जो है प्रॉपर जो है ये कर जो है भेजता रहता था। उसके बाद उसके बीच में और भी जो है नवाब हुए, पर 1740 में क्या हुआ, गिरिया का युद्ध हुआ था, और इसमें जो सरफराज नवाब थे उनको जो है मारकर अलीवर्दी खां जो है ये शासक बने, और अलीवर्दी खां के टाइम पे जो है बंगाल को जो है, बंगाल को समृद्ध बंगाल कहा जाता है, यानी समृद्ध कहा जाता था। आर्थिक रूप से जो है इन्होंने जो है मुगलों को जो कर देने की व्यवस्था उसको भी जो है बंद कर दिया था, ठीक है। अलीवर्दी खां के दामाद जो थे वो सिराजुद्दौला बने, और सिराजुद्दौला जो है अगले जो है बंगाल के नवाब बने। परंतु सिराजुद्दौला की जो अदर दूसरी मौसिया थी मौसिया थी, उन्होंने जो है इस बात से जो है कुरेज पैदा किया, और उस समय एक जो है 20 जून 1756 को कालकोठरी घटना का जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी का जो है वर्णन एक अंग्रेज पत्रकार थे, उन्होंने जो है इसका वर्णन किया, और उसमें उन्होंने वर्णन किया कि नवाब ने 146 जो है महिला, जिसमें औरतें और बच्चे थे, उनको एक छोटी सी कोठरी में जो है बंद कर दिया, और उसमें से अगले दिन जो है सिर्फ 23 लोग जो है जिंदा बचे, ठीक है, और जो है सारे घुटन की वजह से मर गए। इस सारी ट्रेजेडी के लिए जो है सिराजुद्दौला को जिम्मेदार माना गया, ठीक है। उसमें एक फिर क्या हुआ, नवाब के खिलाफ जो है एक षड्यंत्र किया गया, और इस षड्यंत्र में रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, पूर्णिया के गवर्नर, सेनापति जो थे मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ और उमीचंद, ये सभी लोगों ने जो है सिराजुद्दौला जो नवाब थे उनके खिलाफ जो है एक षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र में जो है सभी लोगों ने जो है अपने अपने जो है कार्य किए, और इसमें क्या हुआ, प्लासी नामक स्थान पर जो 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी गांव में जो सेनाएं आपस में भिड़ी, उसमें क्या हुआ कि जो लोग षड्यंत्र में शामिल थे वो लोग जो है नवाब की तरफ से नहीं लड़े, जिसमें मीर मदान जो है युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए, और सभी लोग जो है षड्यंत्र का जो है कार्य करते रहे। इसमें जो है सिराजुद्दौला जो है मार दिए गए युद्ध भूमि में बाद में उनको सच करके, और मीर जाफर जो है अगले जो है क्या बने, नवाब बने, जिसको जो है अंग्रेजों की कठपुतली कहा गया। पर थोड़े दिनों बाद जो है मीर जाफर की जगह मीर कासिम जो है नवाब बने, उन्होंने जो है अंग्रेजों को नजराना देना वगैरह जो है बंद कर दिया। फिर 1764 के बक्सर के युद्ध में एक अलायंस बना, जिसमें मीर जाफर, मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम थर्ड जो है, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघ बनाया और बक्सर का युद्ध जो है लड़ा। बक्सर का युद्ध जो है, बक्सर का युद्ध
अंग्रेज जो है इसमें विजित हुए। यानी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेजों की साइड से बड़ा ही निर्णायक युद्ध शामिल हुआ। यानी उसमें अंग्रेजों को बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि उसमें तीनों संयुक्त सेनाओं को जो है पराजित कर दिल्ली तक जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया। प्लासी के युद्ध में सिर्फ बंगाल तक अधिकार था, पर प्लासी के बाद बक्सर के युद्ध में जो 1764 में लड़ा गया, इसमें जो है अंग्रेजों का अधिकार दिल्ली तक हो गया। तो इस तरह से ये एक सेगमेंट था जो बंगाल के उस पे पॉइंट पे था। ठीक है, होप है, आशा करते हैं आप लोगों को ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।